गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग का क्या मीनिंग है? अगर किसी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में मोर देन वन प्रोग्राम रिसाइड कर रहे हैं मेमोरी के अंदर और उनको सीपीयू की एक्सेस चाहिए अपने एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेंगे कि किस प्रोसेस को आप रेडी क्यू में से सीपीयू असाइन करेंगे, किसको नहीं करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके लिए काफ़ी एल्गोरिदम्स हैं जो हम फॉलो करते हैं शेड्यूलिंग पर्पस के लिए, जिनको हम वन बाय वन आज रीड करेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? मोर देन वन जॉब्स आर इन द क्यू and your scheduler have to select any of the job for its running, that is for its execution or assigning any CPU to them. Now what is CPU scheduler? CPU scheduler is a program that selects from among the processes in memory that are ready to execute and allocate the CPU to one of them. Means बहुत सारे प्रोसेस आपकी मेमोरी में है, रेडी टू एग्जीक्यूट हैं, तो उनको क्या करेगा? सीपीयू एलोकेट करेगा, किसी भी एक प्रोसेस को उसमें से चूज करेगा और उसको सीपीयू एलोकेट करेगा। ये काम कौन करता है? सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन ए प्रोसेस। सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजंस की रिक्वायरमेंट हमको कम होती है जब आपको कोई प्रोसेस रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाता है, या रनिंग से रेडी स्टेट में जाता है, या वेटिंग टू रेडी स्टेट में जाता है, या वो टर्मिनेट होता है। प्रोसेस स्टेट्स जो हैं हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में रीड की थी और इसमें हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट आपकी स्टेट होती है वो न्यू होती है। नेक्स्ट जो स्टेट है प्रोसेस की, दैट इज़ द रेडी स्टेट, एंड द नेक्स्ट स्टेज इज रनिंग, एंड फ्रॉम रनिंग इट टर्मिनेट्स। एंड ड्यूरिंग रनिंग इफ सम input output operation is required, then the process wait for the input output device and goes into the waiting state. So these are some states of the process that we have already discussed in our previous lecture. In this lecture we will discuss what is CPU scheduling, how it is performed, what are the various algorithms that are used for performing CPU scheduling. And what is a CPU scheduler? It is a program that selects any of the process from the memory to execute or to assign CPU to that process, and it depends on many factors. Now let us discuss what are the scheduling criterias. What are the different scheduling criterias that are keeping in mind for the selection of the process for assigning any CPU? First is CPU utilization. CPU utilization का मीनिंग है कि आप CPU को जितना हो सकेंगे उतना बिजी रखेंगे। थ्रूपुट का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट किया है। टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि अगर कोई प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन होने में पूरा कितना टाइम लगा। यानी कि सपोज करो उसने रेडी क्यू में न्यू वो प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसके बाद उसने रेडी क्यू में एंट्री की, उसके बाद उसका सपोज करो वो रनिंग स्टेट में गया और रनिंग से वेटिंग में आया, फिर वापस रेडी स्टेट में गया, फिर वापस रनिंग में आया, फिर टर्मिनेट हुआ। तो वो सारा जो टाइम है कि उसका टोटल स्टार्टिंग से लेके प्लस वेटिंग प्लस एग्जीक्यूशन, सारा टाइम जो है उसको हम बोलेंगे टोटल टाइम को टर्न अराउंड टाइम। Waiting time is the amount of time when a process has been waiting in the ready queue. रेडी क्यू में उसको जितना वेट करना पड़ा उसको बोलते हैं हम वेटिंग टाइम। एंड रिस्पॉन्स टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन ए रिक्वेस्ट वॉज सबमिटेड until the first response is produced. Note the output. यानी कि जब आपने कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट सबमिट की तो उसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्स जब भी प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका आउटपुट आए, फर्स्ट रिस्पॉन्स जब भी आए आपको उसको बोलेंगे हम रिस्पॉन्स टाइम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के जो ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया वो हैं, वो क्या है? फर्स्ट इज द मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि सीपीयू जो हो वो मैक्सिमम टाइम बिजी रहना चाहिए।
थ्रूपुट मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि आपके पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन मैक्सिमम हो, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, यानी कि जो प्रोसेस की असाइन से उसके कंप्लीशन तक का जो टाइम है वो कम लगे, कम टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए। मिनिमम वेटिंग टाइम, रेडी क्यू में आपका प्रोसेस बहुत कम वेट करे। रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि उसको बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्स मिले। नाउ द फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम उस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जो प्रोसेस पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा, और जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा दूसरा कोई प्रोसेस उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो प्रोसेस पहले आया है उसी का पहले एग्जीक्यूशन होगा, और जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता वो सीपीयू को इन बिटवीन प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। अब देखिए इस एग्जांपल में हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3, और तीनों का बर्स्ट टाइम भी दे रखा है। P1 का बर्स्ट टाइम है 24, P2 का है 3 और P3 का है 3। और हमने सपोज किया है कि अराइवल ऑर्डर जो है तीनों प्रोसेस का वो कैसे है, सबसे पहले आया है P1, फिर आया है P2, फिर आया है P3। क्योंकि ये एल्गोरिदम कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो जिस ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आया है P1, तो P1 को हमने सीपीयू असाइन किया 0 पे, और उसका बर्स्ट टाइम है 24, यानी कि 24 तक वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर आया P2 का एग्जीक्यूशन है 3, तो P2 को सीपीयू असाइन किया 24 पे, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया 27 पे। फिर आया P3, फिर उसको सीपीयू असाइन होगा 27 पे, और उसका क्योंकि एग्जीक्यूशन बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो वो कंप्लीट हो जाएगा 30 पे। तो हमारा P1 का जो कंप्लीशन हुआ वो 24 पे हुआ, P2 का कंप्लीशन हुआ 27 पे, और P3 का हुआ 30 पे। अब हम इनका वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हम देखते हैं इस एग्जांपल में हमारा कितना हुआ। P1 जैसे ही आया उसको CPU मिल गया तो उसका वेटिंग टाइम था 0। P2 को 24 तक वेट करना पड़ा क्योंकि CPU बिजी थे P1 के साथ, तो P2 का वेटिंग टाइम आया 24, और P3 का आया 27 क्योंकि P3 को CPU कब मिला 27 पे। अब हमने क्या किया, उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाला, तीनों प्रोसेस का वेटिंग टाइम ऐड करके डिवाइड बाय 3 किया, तो कितना आया 17 आया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो प्रोसेस पहले आएगा हम पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में करेंगे। अब देखिए इसी का दूसरा एग्जांपल है, प्रोसेस वही है बट हमने उनका अराइवल ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। हमने क्या कहा कि प्रोसेस P2 पहले आए, फिर P3, फिर P1। तो जब P2 आए 0 पे, तो P2 का बर्स्ट टाइम था 3, तो P2 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया 3 पे, P3 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया 6 पे, और P1 का फिर हुआ क्योंकि 24 था बर्स्ट टाइम P1 का, तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ 30 पे। अब हम देखते हैं वेटिंग टाइम हमारा कितना रहा। P1 ने वेट किया 6 पे मिला P1 को CPU, P2 को मिला 0 पे, और P3 को मिला 3 पे। तीनों का हमने ऐड किया, अब हमारा वेटिंग टाइम आया 3, जो प्रीवियस केस था उससे मच बेटर रहा। नाउ द सेकंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में हम क्या प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि जिस जॉब का यानी कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा पहले उसको CPU असाइन किया जाएगा, जिसका सबसे कम CPU एग्जीक्यूशन टाइम है उसको CPU असाइन किया जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा है उसको सबसे लास्ट में असाइन किया जाएगा CPU। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ये ऑप्टिमल है, ये मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देती है प्रोसेसेस को,
बट इसमें डिफ़िकल्टी है हमको, नेक्स्ट सीपीयू रिक्वेस्ट जो हमारी आएगी उसकी लेंथ हमें नहीं पता है। हमको नहीं पता कि नेक्स्ट जो आएगी उसकी लेंथ क्या होगी, मे बी वो और लेंथी हो जॉब, नेक्स्ट जॉब जो आए। नाउ एग्जाम्पल ऑफ SJF इज, फर्स्ट इज देर आर 4 प्रोसेसेस इन द मेमोरी, P1, P2 एंड P3। देयर बर्स्ट टाइम इज, P1 का बर्स्ट टाइम है 6, P2 का है 8, P3 का है 7 और P4 का है 3। P1, अब इसमें देखिए सबसे कम किसका है, P4 का है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन करेगा, P4। P4 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया सबसे पहले, उसका सबसे कम है 3 पे, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P1 का, तो 3 पे किसको मिलेगा, P1 को मिला, उसका बर्स्ट टाइम कितना है 6, तो 6 + 3 9 पे P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है स्मॉलर P3, अमंग P2 एंड P3 स्मॉलर इज P3, सो हमने P3 को प्रोसेस CPU असाइन किया और उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया 16 पे, उसका 7 है, 9 पे उसको मिला, 7 ऐड किया, 16 पे उसका कंप्लीशन हुआ। और फिर P2 को सबसे लास्ट में मिला क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम अमंग दिस प्रोसेस सबसे ज़्यादा था, उसका कंप्लीशन हुआ 24 पे। सो वी हैव कैलकुलेटेड देयर एवरेज वेटिंग टाइम, क्योंकि हमारा जो P1 का वेटिंग टाइम है वो है 3, P2 का है 16, P3 का है 9, P4 का है 0। 4 प्रोसेस थे, चारों का वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करके ऐड किया और फिर डिवाइड बाय 4 किया, तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा क्या आया 7, और ये काफ़ी ऑप्टिमल है। थैंक यू।